अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ज़िक्र किया था कि एंगल कॉर्पोरेशन के बारे में बताया जाए, उसको एनालाइज़ किया जाए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एंगल कॉर्पोरेशन को एनालाइज़ करेंगे और ज़िक्र करेंगे क्योंकि ब्लू चिप शेयर है और करंटली मार्केट सिचुएशन की वजह जिस मार्केट में जिस तरह अनस्टेबिलिटी और रिसेशन का माहौल है, तो इस तरह की कंडीशन में ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ है और इनमें रिकवरी भी ज़्यादा है। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, तो इसमें ये अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो आए एंग्रो कॉर्पोरेशन पे चलते हैं। हम जिस तरह की मैंने पिछले पहले ही आपको ज़िक्र किया था दूसरी अपनी वीडियोज़ में कि हमारी इवैल्यूएशन 4 चीज़ों की बेसिस पे होती है, जिसमें हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का ज़िक्र करते हैं और कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है और कंपनी की ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसके बाद हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ज़िक्र करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले सालों में कैसी रही, इस साल की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है और ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में ज़िक्र करेंगे कि ऑडिटर ने कोई चीज़ हाइलाइट की अपनी रिपोर्ट में, आइदर एडवर्स क्वालिफाइड और या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी। इसके बाद हम करंट प्राइस और मार्केट सिचुएशन को ज़िक्र करेंगे, करंट प्राइस क्या है, 52 वीक लो क्या है और मार्केट सिचुएशन किस तरह की है, इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिरी में हम टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे। टेक्निकल चार्ट्स में हम वो 10 साल हम देखेंगे कि कंपनी की वैल्यू प्राइस क्या रही। चले हाँ पहली स्लाइड पे। अ, पहली स्लाइड को मैं स्किप करते हुए ग्रुप स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ। एंग्रो कॉर्पोरेशन बेसिकली एक पेरेंट इसकी पेरेंट कंपनी दाऊद हरकुलिस है और दाऊद हरकुलिस एंग्रो कॉर्पोरेशन की पेरेंट है और एंग्रो कॉर्पोरेशन के नीचे जितनी भी एंग्रो कॉर्पोरेशन का बिजनेस ये है कि वो अपनी पैसों से इन्वेस्ट करता है डिफरेंट सब्सिडीज में और इसके रिटर्न में इसको डिविडेंड कमाता है। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, दो जरिए आमद है। पहला इसका डिविडेंड इनकम है, दूसरा इसकी रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम ये होती है कि जो अगर नीचे जो सब्सिडीज है वो उसका नाम यूज कर रही है, तो उसके नाम यूज करने की भी वजह से इसको पैसे देगी, जो कि इसका रेवेन्यू जिसको रॉयल्टी इनकम कहेगी। तो पहले पहले जो डिविडेंड इनकम है वो इसकी उसको और तकरीबन सभी कंपनियों से इसको डिविडेंड इनकम वसूल होता है। मेजोरिटी पोर्शन एग्रो फर्टिलाइजर से है और इसी की वजह से अ, अ, काफ़ी सारे लोग एंग्रो कॉर्पोरेशन का जब भी नाम आता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर का सेक्टर का शेयर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि अपनी सब्सिडीज को मैनेज करती है और उसके रिटर्न में ये डिविडेंड अर्न करती है। अब वापस पहली स्लाइड पे जाता हूँ, जिसमें मैं ये बात करूंगा कि एंग्रो कॉर्पोरेशन का करती क्या इन्वेस्टमेंट में। जैसे मैंने जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी अपनी कंपनी की अपनी पोर्टफोलियो को इस तरह मैनेज करती है कि जो सब्सिडी ज्यादा रिटर्न दे रही है या जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है ग्रो करने का, ज्यादा बिजनेस धंधा करने का, तो उस कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देती है और इसी तरह एक्सपेंड करती है। इसकी सब्सिडीज के का जिक्र किया, जिसकी सब्सिडीज में काफ़ी इसकी सब्सिडी भी काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हैं, जिसमें मेजर फिर फर्टिलाइज़र एक का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, फिर पॉलीमर, टर्मिनल, पावर, माइनिंग, कनेक्टिविटी, टेलीकॉम एक्सेट्रा। इस तरह के काफ़ी सारे वेरियस सेक्टर्स हैं, जो कि ये शो करती है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन का काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंस किस तरह से हुई है। ये बेसिकली कैश रिच कंपनी है। इसकी इसके पास कैश बहुत ज़्यादा है और ये इसमें इनके पास लोन मेरे ख्याल में 1% से भी कम कुछ बोरेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म पेबल्स हैं। तो लोन तो मैं इसको नहीं कहूँगा। बाकी ये कि सेल्फ फाइनेंस कंपनी है, कैश रिच एंटिटी है और अपने कैश यूज़ करके अपनी ही इतना रिटर्न अर्न करती है कि अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फाइनेंस करती है। बाकी डिविडेंड की बात करूँ कि इसका डिविडेंड काफ़ी स्टेबल है और ये डिविडेंड इसका 10% के करीब इसका डिविडेंड है। और जैसे कि ये एंटिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है और ब्लू चिप कैटेगरी की शेयर है, तो इस पे इस तरह के शेयर्स पे आपको कैपिटल गेन यूजुअली होता आमतौर पे कैपिटल गेन नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो ये कॉन्स्टेंटली और स्लोली ग्रो करता है ये शेयर और स्लोली इस पे डिविडेंड भी उसी स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिविडेंड मिलता है। ये शेयर उस बंदे के लिए ये इस शेयर में ज़्यादातर इसके इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है या जो कि काफ़ी रिस्क डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट करते हैं। वो फंड्स वो उनका काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है एंग्रो में, क्योंकि एंग्रो खुद स्टेबल है। तो कंपनीज बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स या कॉर्पोरेट बॉडीज होते हैं वो इस तरह की जगह हमेशा इस तरह जगह उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ एक स्टेबल रेवेन्यू या ग्रोथ हो, ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो।
तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट उनके लिए जो एक एक्टिवली मॉनिटर नहीं करता अपनी होल्डिंग को, तो वो इन्वेस्टर इस तरह की कंपनी में डाले, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और वो ग्रोथ एक बड़ी स्टेबल ग्रोथ कंफर्म करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, बिजनेस एक्टिविटी और फ्यूचर आउटलुक। इस तरह की कंपनी का बेसिकली एक्टिविटीज बेसिक यही होंगी कि वो अपनी सब्सिडीज में मजीद इन्वेस्ट कर रही है या डाइवर्स डिस्पोज कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट को। और अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखें कि इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। खास तौर पे हम अगर बात करें रिसेंट फ्लड्स की, तो इन्होंने काफी रिलीफ दिया फ्लडेड एरियाज को, और अपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, अपना नाम एक वहाँ पे एक हाईलाइट किया कि इन्होंने काफी इम्पैक्ट मतलब एक फायदा पहुंचाया अपने नाम से हमारे मुल्क को। फिर इसके अलावा तो इनकी कोई सच एक्टिविटीज नहीं है। इनकी एक्टिविटीज बाइंग एंड सेलिंग है ऑफ इट्स सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अर्निंग ऑफ डिविडेंड इनकम है, ये इनकी एक्टिविटी है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली एक बायबैक का अनाउंस किया था, और इसकी जब भी कंपनी का बायबैक का आपको डिटेल दूं, पूरा बैकग्राउंड समझाऊं, बायबैक का मतलब ये तो कंपनी अपनी शेयर बाय कर लेती है और फिर वो बायबैक करने के बाद वो शेयर्स कैंसिल कर देती है। तो इसकी वजह से होता ये है कि जो इनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो कम हो जाते हैं, जो ऑर्डिनरी कैपिटल शेयर कैपिटल है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से एक ईपीएस का नंबर इनका बढ़ जाता है। और बढ़ता है इस तरह से क्योंकि इनके रेवेन्यू और डिविडेंड तो कांस्टेंट और सिमिलर है, और जब शेयर कैपिटल इसका कम हो जाए तो इनका ईपीएस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इन्होंने कंपनी ने एक ईपीएस को इम्प्रूव करने के लिए ये किया कि जो इनके पास एक्सेस कैश है उससे इन्होंने एग्री और डिस्कस किया कि इससे ये अपने शेयर्स बाय कर ले ताकि कंपनी की ग्रोथ मजीद इम्प्रूव हो। तो इस बायबैक की वजह से हम काफी ये देख रहे हैं कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना चाहें इस कंपनी में और लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं एज ए शेयर होल्डर। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। रिसेंट न्यूज भी उसी बायबैक के हवाले से थी। नवंबर के या लेट दिसंबर में इसका ये आया था बायबैक का। इसकी वजह से काफी हमने थोड़ा बाइंग प्रेशर देखा। 10-15 रुपए से इसकी फ्लक्चुएशन हुई इस बाइंग बैंक की न्यूज के बाद। ये बायबैक का पीरियड इन्होंने फरवरी से जून डिटरमाइन किया है, और इसी के हवाले से इनकी फरवरी में ईओजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी है, जिससे फॉर्मल शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे, और फिर जून फरवरी के महीने से ये मार्केट से बाय करना शुरू कर देंगे। अ, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से एक हम बाइंग प्रेशर देखेंगे मार्केट में बहुत ज्यादा इस शेयर का, और एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बंदा एंटर होना चाहता है और वो सोचता है कि वो कुछ पैसा बना ले, तो इस दौरान इसमें बाइंग प्रेशर काफी दिखेगा। तो वो जरूर इस दौरान शॉर्ट टर्म विद इन 3 to 4 मंथ में एक अपसाइड गेन कमा सकता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑडिटर रिपोर्ट पे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जैसे मैंने जिक्र किया, काफी एक स्टेबल इकोनॉमिक एंटिटी है, और इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें, आप देखें 18 से लेके अब तक 10, 12, 13, 19, 13 से 19 ये अनयूजुअल इंक्रीज हुआ। उसकी वजह ये एंग्रो फर्टिलाइजर ने काफी ज्यादा डिविडेंड दिया था, और इसके अलावा हम देखें जो काफी कांस्टेंट है। 2022 का अभी तक नंबर फाइनल नहीं हुआ क्योंकि 31 दिसंबर ईयर एंड है, जो एक्सपेक्टेड है फरवरी में अनाउंस हो जाएंगे। तो 9 मंथ की बेसिस पे भी काफी अच्छा रिजल्ट है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर 9 मंथ में पिछले साल के कमो बेश 1 अरब का डिफरेंस है, तो ये 2022 का नंबर होगा इस साल ईयर एंड पे। रॉयल्टी इनकम, जैसे मैंने जिक्र किया था, इनके दो डिविडेंड इनकम इनकम सोर्स है, डिविडेंड रॉयल्टी, और रॉयल्टी इनकम की कमो बेश सिमिलर ही है थ्रू आउट द पिछले 4 साल। फिर ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस 22, 24, 28, 32 इस साल का भी फाइनल होगा। फिर इसके बाद जो 2023 का होगा वो अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसकी वजह है कि इन्होंने 70 मिलियन शेयर्स मार्केट से उठा लेने और कैंसिल कर देने, इसकी वजह से ईपीएस इनका बूस्ट करेगा। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 9% है इसकी डिविडेंड, जो कि एक अच्छी समझी जाती है परसेंटेज वाइज और रिटर्न वाइज, और स्टेबल डिविडेंड रिटर्न है। तो एज यकीनन ये सबसे ज्यादा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पूरा भी नहीं, बहुत अच्छा परसेंटेज, 9.8%। ब्रेकअप वैल्यू की बात की जाए, ब्रेकअप वैल्यू वो होती है अगर इनकेस आज कंपनी बंद कर दी जाए तो पर शेयर शेयर क्या वैल्यू रहेगी, तो 428 है। पाकिस्तान में बड़ी अफसोस के साथ, पाकिस्तान एक ऐसी इकोनॉमी जहां सारी कंपनीज अपनी ब्रेकअप वैल्यू से, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज अपनी ब्रेकअप वैल्यू से नीचे होती है। खासतौर पे अच्छी अच्छी कंपनीज ब्रेकअप वैल्यू से नीचे होती है।
अगर हम यूएस मार्केट पे जाएं या यूके मार्केट पे जाएं, उनमें सब तकरीबन शेयर्स अपनी 2 to 3 or 4 टाइम्स होते हैं। ऑल्दो ये सेक्टर वाइज डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर शेयर अपने फेयर वैल्यू से या ब्रेकअप वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं। 2, 3, 4 और इवन 11 और 12 टाइम्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल तकरीबन आधा ट्रेड कर रहा है अपनी ब्रेकअप वैल्यू से, जो कि इंडिकेट करता है कि अब बहुत पोटेंशियल अपसाइड है। अगर मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी तो ये ब्रेकअप वैल्यू के तकरीबन करीब करीब जा सकता है। ऑडिटर ऑफिस के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी की बात करते हैं। मेरे हमारे पास अभी 30 सितंबर के अकाउंट्स इनके पब्लिश हुए, क्वार्टरली थर्ड क्वार्टर के। इसमें इसके एसेट 107 अरब है और लाइबिलिटीज 15 अरब है। और लाइबिलिटी जो कि आप देख सकते हैं बहुत कम है इस तरह की कंपनी के लिए। तो एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है कि लाइबिलिटी कम है, एसेट बहुत ज्यादा है। इनकी अगर लाइबिलिटीज को अगर फर्दर देखा जाए कि जो 15 अरब की लाइबिलिटीज है, ये कोई पर्टिकुलरली लोन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म पेबल्स है जो कि विद इन 1 ईयर पे करेंगे। इसमें मेजोरिटी इनका टैक्स पेबल है, तो उसका हिस्सा है। बाकी और टैक्स पेबल भी क्वार्टर 3 में टैक्स पेबल इसीलिए आ रहा होता है कि ईयर एंड पे टैक्स दिया जाता है और एक प्रोविजनिंग क्रिएट की जाती है, दैट्स व्हाई ये पेबल आ रहा है। और इसको मद्देनजर रखते हुए इनके एसेट्स तो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छी कंपनी में शुमार होगी। इसके बाद अगर हम ऑडिटर ओपिनियन की बात की जाए, इस कंपनी में ऑडिटर ओपिनियन क्लीन है। ऑडिटर ने कोई लाइबिलिटी हाईलाइट नहीं की या कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी या कोई कंसर्न नहीं किया, रेज किया। ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, तो जिसका मतलब बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट है, कोई इस तरह की कंसर्न नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, करंट प्राइस एंड मार्केट सिचुएशन। करंटली ये तकरीबन 264 पे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक्स लो की बात करें 225 रुपए पे। 2022 का 52 वीक लो है जो कि 225 पे। थ्रू आउट अगर ये बात की जाए 264 पे भी क्यों है, ये कंपनी जैसे कि मैंने जिक्र किया था पहले, काफी स्टेबल कंपनी है। करंटली मार्केट इतनी अच्छी नहीं है फिलहाल, तो इसके बावजूद ये अपने अगर पिछले 2 सालों में देखें, ये इसी की रेट पे ही शेयर शेयर मौजूद है। 250 से लेके 280 के बीच में आपको मिल जाएगा पिछले 2 सालों में। तो एक अनयूजुअल फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। जरूर अभी अभी भी काफी नीचे है, कोई इसमें शक नहीं, इससे और अच्छा होना चाहिए वैल्यू, लेकिन इसके बावजूद ये स्टेबल प्राइस है। और अच्छी एंट्री पॉइंट भी मेरे अगर इसकी बाय बैक को कंसिडर किया जाए तो। थ्रू आउट मैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट देखा था इनकी नोटिस को, तो 2012 में डायरेक्ट मतलब 2022 में मतलब इस जो पिछला साल गुजरा, पूरे साल इनके डायरेक्टर्स या इनके एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी के शेयर्स में बाय किए। और थ्रू आउट द ईयर उनकी रेंज 247 से 278 की रेंज में इन्होंने बाय किए। तो ये जब एक डायरेक्टर बाय कर रहा है, तो डायरेक्टर एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसको एक जनरल पब्लिक और आम आवाम से और आम इन्वेस्टर से ज्यादा नॉलेज है, और अंदर के मामला ज्यादा मालूम है। तो तभी वो बाय कर रहा है, उसको पता है कि पोटेंशियल होगा, तभी वो बाय कर रहा है। आप देखें काफी सिग्निफिकेंट बाय किए डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने। तो एक बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इस शेयर को बाय करने के हवाले से। फिर इसके बाद हम दूसरी चीज देखें, यूजुअली मैं जब कोई भी शेयर को बाय करने से पहले मैं 2-3 चीजें कंसिडर करता हूँ। आया हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स की इस शेयर में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में तमाम म्यूचुअल फंड्स की फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है, वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं। मेजोरिटी कहना गलत नहीं होगा कि सभी के पास एंग्रो मौजूद है, और उनकी काफी अच्छी खासी होल्डिंग है एंग्रो में। तो ये इंडिकेट करता है कि ये काफी स्टेबल है, और प्लस एक ग्रोथ इंश्योर करता है। और कंपनी की को भी हाईलाइट करते हैं, कंपनी अच्छी है कि सभी म्यूचुअल फंड्स वालों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ईयर एंड इसका 31 दिसंबर है, और इस वक्त अभी ये फरवरी के महीने में अपनी ईयर एंड रिजल्ट अनाउंस करेगा। डिविडेंड देना थोड़ा मुश्किल है। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो इन्होंने पिछले क्वार्टर्स में अच्छा खासा डिविडेंड दे दिए, पिछले 2 क्वार्टर्स में 2022 के। तो अभी डिविडेंड देना थोड़ा मुश्किल है। प्लस इनको कैश की ये जो बायबैक कर रही है वो, कि इसके लिए इनको कैश इनको थोड़ा अपने पास रखना पड़ेगा, इसीलिए डिविडेंड रिक्वायर भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे चुकी है पिछले 2 क्वार्टर्स में। हम्म। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे कि आप आज मैं न्यूज में देख रहा था कि आईएमएफ के साथ फिर
मुआहिदा डिले हो गया और कंक्लूड नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव साइन है इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, और ये डेफिनेटली प्राइस को पुश डाउन करेगा, थोड़ा-सा मज़ीद डाउन, मार्केट को भी डाउन करेगा, और डेफिनेटली ये शेयर भी इसी मार्केट का पार्ट है, तो इस पे भी ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें, ये जो रिसेशन है, क्राइसिस का सिचुएशन है, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये ज़रूर इम्प्रूव करेगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमेशा ब्लू चिप्स, ये जैसे एंग्रो भी ब्लू चिप का पार्ट है, ब्लू चिप शेयर की तरह ही है, बड़ा शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्टेबल शेयर है। तो जब इस तरह रिसेशन सिचुएशन, सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट इस तरह की ब्लू चिप एंटिटीज़ होती हैं, इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि जैसे ही रिसेशन खत्म होगा, सबसे पहले जो ये ग्रो करेंगे, इस तरह के शेयर रिकवर करेंगे। अब हम टेक्निकल चार्ट्स का ज़िक्र किए जाए, टेक्निकल चार्ट पे वैसे बेसिकली मैं खुद थोड़ा-सा एक अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ उस पे बेस अपने डिसीज़न को बेस बेस करना। इसकी वजह ये पाकिस्तान एक अनस्टेबल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, और टेक्निकल चार्ट की सबसे पहली असम्पशन ये होती है कि पॉलिटिकल और अनकंट्रोलेबल सिचुएशन ना हो सिनेरियो में या कंट्री में, जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अफ़ेक्ट करे। तो ये पहली असम्पशन हमारी वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से मेरे इतनी रिलायंस नहीं है इस चार्ट पे। लेकिन इस चार्ट को ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि मैंने इस चार्ट को 1 मंथ पे बनाया हुआ है, जिसका मतलब है 1 मंथ की एक कैंडल 1 मंथ है। अगर 2012 से आज तक देखा जाए, तो ये 2012 में 150 पे शुरू हुआ था। फिर इसने ग्रो किया ग्रेजुअली, 2015 में ये 300 पे चला गया, तकरीबन डबल हो गया। और 2015 से 17 में ये 400 पे चला गया, तकरीबन 33% मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। फिर ये थोड़ा-सा इसने नीचे गया शेयर, नीचे 221 पे आ गया, फिर 2019 पे, फिर 2019 से लेके अब तक, ठीक है? तो ये इसी वैल्यू पे रहा, 200 से 300, 250 से लेके 300 के बीच में रहा। 330 पे भी ज़रूर गया, 319 पे गया, लेकिन इसी वैल्यू पे रहा। अभी भी ये 264 पे खड़ा हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कल इस आज की न्यूज़ की वजह से ये थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर होगा मार्केट में, तो ये ज़रूर थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन ये जो इसके बायबैक का इंटेंशन है, इस वजह से मार्केट में ज़रूर इसकी फरवरी के स्टार्ट फ्रॉम द फरवरी, इसमें ज़रूर एक बाइंग प्रेशर नज़र आएगा। तो जो शॉर्ट टर्म में गेन कमाना चाहता है, तो वो ज़रूर इस पीरियड को कंसिडर करे। फरवरी से मार्च में, फरवरी से लेके जून तक वो सेल कर सकता है इस दौरान। अ, और फिर और उसपे एक शॉर्ट टर्म गेन कमा सकता है, और जो लॉन्ग टर्म देख रहा है, डेफिनिटली बाय बैंक का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ईपीएस इंप्रूव होगा, तो एक अच्छा पोटेंशियल है, स्पेशली उन लोग के लिए जो एक बड़े स्टेबल इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है बाय बैक। तो वो अभी इस वक्त बाय करके बैठ सकते हैं, और अच्छा एक एटलीस्ट 100 का मार्जिन है कि ऊपर 100 रुपये का इसमें गेन कमा सकता है ओवर द टाइम, 1 ईयर और 1.5 ईयर। इसके बाद आई थिंक ये हमारा प्रेजेंटेशन का इख्तिताम है, और कोई भी किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, वो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा।